हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोम सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे सोम के सारे टॉपिक एसएससी जेईई के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसमें मैं हर वीडियो में आपको लगभग 10 से 20 क्वेश्चन के लगभग कराऊंगा। ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू करेंगे सारे। टोटल में एसएससी जेईई के पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें आपको ये हेल्प करेगा एसएससी जेईई के लिए। एसएससी जेईई के लिए, ठीक है, डीडीए के लिए और जी पार्क के लिए, जिसमें ये आपको कम्प्लीटली हेल्प करने वाली है सीरीज़। ठीक है, जो अब तक एक सब्जेक्ट हमारा हो चुका है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, और अब सोम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको पहला टॉपिक कराने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का फर्स्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक ये क्वेश्चंस जो मैंने देखा है, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। ठीक है, जो हमारे रिलेशनशिप है बिटवीन यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ठीक है, और जी पॉइजन रेशो, ये हमारे 4 फॉर्मूले बनते हैं, जिन्हें मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैंने भी वीडियो सोम की करी है, जिसमें मैंने आपको ये कंप्लीट कराया है। ठीक है, चलिए इसमें भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से रिलेशन है। पहले बताऊँगा, फिर उसका आप खुद ही आंसर बताना। ठीक है, चलिए फर्स्ट रिलेशन है हमारा, देखिए यंग, मैं रिलेशन बताने वाला हूँ यंग मॉडुलस, ठीक है, ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, बल्क मॉडुलस के, ठीक है, और पॉइजन रेशो म्यू, पॉइजन रेशो, ठीक है, म्यू। ये 4 है हमारे इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट हमारे 3 है, ये पॉइजन रेशो है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन हमारे 4 है। ठीक है, पहला रिलेशन है ई इज ई इज इक्वल टू, ठीक है, 3k 1 माइनस 2 म्यू, पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, थर्ड रिलेशन, ठीक है, ई इज इक्वल टू 9kg ओवर 3k प्लस जी। ठीक है, और फोर्थ रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g ओवर 6k प्लस 2g। ठीक है, ये 4 रिलेशन है। इसमें से देखिए कौन सा रिलेशन हमको, कौन सा रिलेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। ठीक है, ई इक्वल टू 9kg 3k प्लस जी। ठीक है, तो आंसर इज डी इज करेक्ट वन। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस रेशो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई, हमने बात करी थी अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पहले क्वेश्चन पे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई किसका रेशो होता है? आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, और जी स्ट्रेस हम इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन, दैट इज सी इज करेक्ट वन। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग मटेरियल अंडर द स्टेज गिवन अंडर लिस्ट 1, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज गिवन ऑफ द अंडर लिस्ट 2 मैच द आइटम्स अंडर लिस्ट 1 विद दोज अंडर लिस्ट 2 यूजिंग द कोड इन लिस्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर ईएससी मतलब यूपीएससी का जो हमारा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, उस जो कंडक्ट कराती है यूपीएससी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा एसएससी भी इस पैटर्न की ओर जा रहा।
ठीक है, जो कुछ साल से देखा जा रहा है, जो एसएससी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, जैसे हमारे थ्योरेटिकल बेस वाले या मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले जो हमें आता है पहले उसे देखते हैं। डक्टिलिटी हमें वैसे पता है, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है, या प्लास्टिसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर इसमें टफनेस भी ज़्यादा होती है डक्टिलिटी में, ठीक है। ब्रिटलनेस अचानक फेलियर होता हो, ठीक है, इसकी प्लास्टिसिटी कम होती है, ये ब्रिटलनेस। टफनेस का मतलब है जो हमारा मटेरियल जो है वो रजिस्ट कर सके, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर लोड को रजिस्ट कर सके एकदम डायरेक्ट लोड को, ठीक है ना। मोबिलिटी का मतलब है किसी भी मटेरियल को ले और उसे छेदते हथौड़े के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, और वो अगर रजिस्ट कर सके, मतलब वो जितना ज़्यादा चौड़ा हो सके, ठीक है, उसकी मोबिलिटी उतनी है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट 2 पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम मैच करेंगे। मटेरियल कैन विद स्टैंड हैविंग शॉक लोड, मटेरियल कैन विद स्टैंड हैविंग शॉक लोड, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मटेरियल कैन बी हैमर्ड इनटू अ शीट विद रप्चर। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मोबिलिटी की, कि अगर किसी हथौड़े से छोड़ना और वो उसे सीट में कन्वर्ट कर दे तो वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, मोबिलिटी की। तो डी का 2, ठीक है, डी का 2। चलिए अब बात, मटेरियल कैन बी ड्रॉन अंडर इनटू अ वायरस विदाउट नैकिंग डाउन, ठीक है। बिना टूटे जो वायर में कन्वर्ट होता, उसका मतलब है कि उसकी डक्टिलिटी अच्छी है, मतलब कि हम उसे खींच रहे हैं और वो बिना टूटे ही वायर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ठीक है, बिना फ्रैक्चर के, तो वो क्या नाम, वायर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल है। टफनेस के लिए बात नहीं कर रहे हम, ये डक्टाइल के लिए बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम इसमें कन्फ्यूजन है, इसे छोड़ देते हैं। तो पहले देखते हैं डी का 2, इसमें ये वैसे क्वेश्चन तो हमारा एक ही सही हो गया मोबिलिटी से, लेकिन और देखते हैं, ठीक है। इसका भी नहीं पता, 4 देखते हैं। मटेरियल फेल सडनली विदाउट वार्निंग, मटेरियल फेल हमेशा कौन सा होगा बिना वार्निंग के, ब्रिटलनेस, ठीक है। 2 ऑप्शंस हमें एक्यूरेटली मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने हिसाब से बताओ मैं उसे देखिए, 2 ऑप्शंस मतलब कि 2 हमारे सही तरीके से मिल गए, लेकिन 2 हमें अभी कन्फ्यूजन में है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। डी का 2 और जी बी का 4। बी का 4 तो 3 में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। डी का 2 सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो आंसर ए। और मैंने आपको बताया डक्टिलिटी जो नैकिंग फॉर्मेशंस करता हूँ, ठीक है। टफनेस मटेरियल कैन बी विदस्टैंड हैविंग अ शॉक लोड, ठीक है, जो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, जिसको शॉक लोड को एब्जॉर्व करता हूँ, मतलब कि जो हम एकदम से जो इम्पैक्ट लोड लगता है उसे एब्जॉर्व करता हूँ, वो टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। टफनेस होता क्या है, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ठीक है, और जो इसके नीचे का ये अंडर द कर्व होता है, ठीक है, डेट इज योर टफनेस, ठीक है। ये टफनेस होता है, इसका मतलब है कि विद इन प्लास्टिक लिमिट में हम जितना भी शॉक लोड है या जितना भी शॉक लोड है, ठीक है, या एकदम से लगने वाले लोड को एब्जॉर्व कर सके, उसे ही उस प्रॉपर्टी को हम टफनेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परफॉर्म इट्स the ability of the material to perform its in functions throughout the design life without undergoing considerable, ठीक है, determination is termed as, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखी है और इसके हिसाब से हमें ये बताना कि है क्या। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, टू परफॉर्म द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परफॉर्म इट्स इंटेंट फंक्शंस थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ विद design life without undergoing considerable determinations is termed as, ठीक है। एज, ठीक है। हार्डनेस तो है नहीं, ठीक है, ना तो स्ट्रेंथ और ना इलास्टिसिटी, ठीक है। बचा क्या, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर स्ट्रेस इज द स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस, हमारा शेयर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता, ना तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस, और ना ही प्रूफ स्ट्रेस होता है। ओनली ऑन अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो शेयर स्ट्रेस होता है वो हमेशा टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो फिफ्थ का है हमारा डी आंसर्स, ठीक है। चलिए सिक्स्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, व्हाट इज द कंटेंट कार्बन इन अ पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन में कार्बन कंटेंट कितना होता है, ठीक है। चलिए कुछ डाटा लिखवाता हूँ मैं आपको। पिग आयरन, पिग आयरन में 3% से 4% तक, ठीक है। और ये हमारा आता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में >2%, ठीक है। तो थर्ड है हमारा स्टील, स्टील 0.1 से लेके 2.0% तक स्टील में जो होता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा वोट आयरन, इसमें <0.1%, ठीक है। तो आंसर कौन सा, डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 मीटर लॉन्ग स्टील रोड विद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20 mm to 20 mm subjected to a tensile force 14 kilonewton. Determine the elongations of the rod if the modulus of elasticity is इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। 1 मीटर लेंथ दे रखी है, L इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। एरिया मतलब कि उन्होंने वो दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज 20 इंटू 20 400 mm², ठीक है। और जी फोर्स कितना दे रखा है, F इक्वल टू 40 किलोन्यूटन, ठीक है। और ई दे रखा है हमारा 200 गीगापास्कल, ठीक है। चलिए अब इलोंगेशन निकालना है, ठीक है। इलोंगेशन से डेल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। पी कितना है हमारा, फोर्स 40 किलोन्यूटन, किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू 1 मीटर को mm में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन, ठीक है। एरिया कितना है 20 इंटू 20, हमें mm में लाना है इसलिए कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। और जी 200 गीगा पास्कल है, गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, इससे ये ख़त्म 1 2 1 2 2 1 1 2 2 जा 4, तो 1/2 आंसर दैट इज 0.5 mm, 0.5 mm आंसर। कौन सा ऑप्शन सी है, बी, बी इज करेक्ट वन, ठीक है। कैसे हुआ, देखिए E इक्वल टू 200 गीगापास्कल है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल, ठीक है। इसमें हमेशा इसमें कन्वर्ट करके तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मेगापास्कल, मेगापास्कल न्यूटन mm में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पॉइजन रेशो ऑफ रबर लाई बिटवीन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो रबर की हाईएस्ट पॉइजन रेशो होता है, ठीक है, रबर का जो पॉइजन रेशो होता है 0.5 होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें रबर का 0.5 दे रखा है, ठीक, सी 0.45 से 0.5 तक, ठीक है, इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द
रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज नोन एज द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अगर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की बात हो रही है तो क्या है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करी थी पहले क्वेश्चन में, ये तो है नहीं। बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स, ठीक है, ये भी दिया। पॉइजन स्ट्रेन, पॉइजन रेशो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये भी नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज करेक्ट वंस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है, इसे हम डिनोट करते हैं जी से। तो जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2017 में इवनिंग आफ्टरनून मॉर्निंग 3 शिफ्ट में आया हुआ है एक ही साथ, ठीक है। फिर 2011 में भी आया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप अपने आप लगा लीजिए हिसाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रेशो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू अ सडन अप्लाइड एक्सियल लोड, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन अ बार। द रेशो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड, ठीक है। अगर मैं कोई इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, द रेशो स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू सडन अप्लाइड लोड टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मतलब कोई बॉक्स है। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कोई बॉक्स एक ये है और यही सेम बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। इस पर कोई लोड सडन अप्लाई, मतलब सडन, ठीक है, और इस पर ग्रेजुअली, इस पर एकदम लगाया गया मतलब इम्पैक्ट लोड लगाया गया है, और इस पर ग्रेजुअली लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के स्ट्रेस में कितना अंतर है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो हमारा स्ट्रेस स्टैटिक होता है, ठीक है, वो ऑलवेज लेस, जो स्टैटिक होता है, ठीक है, एक मिनट जरा, जो हमारा स्ट्रेस इम्पैक्ट का होता है, ठीक है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रेस स्टैटिक के होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, मतलब 2 या 2 से स्टैटिक के दुगना या दुगना से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली मान लें तो लगभग दुगना ही बैठता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी इज़ करेक्ट 1, ठीक है। दुगना है दुगने से ज़्यादा होता है, लेकिन हम जो नॉर्मल लेते हैं, मतलब अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, हमेशा जो स्ट्रेस इम्पैक्ट का स्ट्रेस होगा और जो क्या नाम है स्टैटिक का स्ट्रेस होगा, वो हमेशा इक्वल टू का होगा, ठीक है। तो सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्ट्रेस के, ठीक है, हमेशा दुगना होगा, ठीक है। तो रेशो कितना होगा 2 का, ठीक है। इम्पैक्ट अपॉन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फिर आया गया क्वेश्चन आपका उन रिलेशंस पे, ठीक है। वे रिलेशंस में ना आपको सारे कंप्लीट पहले लिखवा दिए थे, अब इस क्वेश्चन को हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। द फॉर अ मैटर हैविंग अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन, मतलब यहाँ पे जो जी था वो यहाँ पे एन है, इज सीन ई इक्वल टू 2n, ठीक है। इसमें ये एक रिलेशन दिया है ई इज इक्वल टू 2n, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कोई रिलेशन दे दिया। द बर्थ मॉडुलस ऑफ के ऑफ द मटेरियल इज, मतलब उसने के पूछा है, ई का रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक ही तो हो रहा, एक हमें ई लिखा था, ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। अब जी की जगह क्या लिख रखा है इन्होंने एन, तो ई इक्वल टू 2n1 प्लस म्यू। एक इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन सेकंड, और एक इक्वेशन ये है फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जी के की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
सॉरी, ये वाली दूसरी इक्वेशन लगेगी इसमें, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। और जी एक इन्होंने इक्वेशन दे रखी है E इक्वल टू 2n, ठीक है, 2n। और जी इसमें मैं आपको एक कंपेयर कराता हूँ, E इक्वल टू 2n 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो जब इन्होंने E इक्वल टू 2n दे रखा है तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से इन्होंने ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ऊपर वाली, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से दे रखी है, म्यू इक्वल टू 0 है। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये है जो इन्होंने दे रखे E इक्वल टू 2n, और एक इक्वेशन आ गई हमारी E इक्वल टू 3k। म्यू अगर 0 है, ठीक है, म्यू 0 को रखते हुए ही इन्होंने E इक्वल टू 2n रखा है, और एक हमारा आ गया E इक्वल टू 3k। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं और निकालते हैं। 3k इक्वल टू 2n, ठीक है, तो k इक्वल टू 2/3, ठीक है। यहाँ से अब मैं k की वैल्यू निकालता हूँ, तो k इक्वल टू E/3, तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट वन, ठीक है। इस इक्वेशन से देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। E इक्वल टू 2n, ठीक है, E इक्वल टू 2n कैसा आया है, जब इन्होंने म्यू E इक्वल टू, एक हमारा इक्वेशन होती है E इक्वल टू 2n 1 माइनस म्यू, अगर म्यू 0 है तो E इक्वल टू 2n तभी होगा, ठीक है, जो ये हो गया, ठीक है। ये जो इक्वेशंस है, ठीक है, ई इक्वल टू 2n माइनस म्यू, ठीक है, ये म्यू 0 होने की वजह से तभी ये वैल्यू आई है, ठीक है, ई इक्वल टू 2n। और जब म्यू 0 है तो ई इक्वल टू 3k, मतलब ये वाला भी पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ई इक्वल टू 3k बचेगा। जब ई इक्वल टू 3k है तो k की वैल्यू क्या आ गई, E/3। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी हमारा यंग मॉडुलस पे, इस पर क्या नाम है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट पे है, ठीक है। चलिए इसमें सब चीज़ सेम है, बस इसमें म्यू इक्वल टू 1/m कर दिया। अब देखिए कौन सा इसमें सही है। एक हमारा पहले तो ये देखिए के दे रखा है इक्वल टू में, ठीक है, के कौन से फॉर्मूला में आता है जो मैंने आपको लिखवाया था, तो एक हमारा E इक्वल टू 3k, ठीक, 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि कुछ कुछ मैच हो रहा है कि 3 भी है, ठीक है, m भी है, 2 भी है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लिया है, ठीक है। चलिए E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2/m, ठीक है, म्यू की जगह 1/m कर दिए, तो m की मल्टीप्लाई करेंगे, E इक्वल टू 3k m माइनस 2 ओवर m, ठीक है। अब इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है, चलिए इसमें k की वैल्यू निकालते हैं, k इक्वल टू E/m ओवर 3m माइनस 2, तो me 3m माइनस 2, डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, ठीक है। सेस्टस का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे स्ट्रेस की क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, स्ट्रेस की न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्ट्रेन mm, स्ट्रेन mm में आएगा,
ठीक, mm आएगा नहीं, तो स्ट्रेन डेट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला रहता है, तो ऊपर भी मीटर में नीचे, तो इससे ये ख़त्म, तो ये यूनिट लेस हो गया, ठीक है। और ये शेयर फोर्स भी ये यूनिट लेस नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी यूनिट लेस नहीं है, तो आंसर इज सी इज करेक्ट वन, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन mm में नहीं होता, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितना होगी, mm में ही होगी, ठीक है। mm में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी होगी चेंज इन लेंथ mm मतलब कि यूनिट में ही होगी, ठीक है। अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी उसी यूनिट में होगी, तो लेंथ से लेंथ कट जाते हैं, इसलिए स्ट्रेन हमेशा यूनिट लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हुक्स लॉ वैलिड अप टू अ इलास्टिक लिमिट, ठीक है। हुक्स लॉ वैलिड अप टू अ यील्ड लिमिट, बी तो गलत है, सही, ठीक है, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। हुक्स लॉ वैलिड अप टू अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये भी सही है, और ठीक है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू अ लास्ट पॉइंट, ये भी गलत है। अब चलिए थोड़ा इसके पीछे भी देखते हैं। यह है फेलियर पॉइंट, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है। अब मैं बात आपको करूँ थ्योरेटिकली आंसर ए सही है। अगर वैसे बात करूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सी इज़ करेक्ट वन, लेकिन जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कि सबसे अच्छा जो आंसर होगा वही हमें ऑप्शन सही करेक्ट करना होगा, ठीक है। जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो लीनियरली वैलिड होता है, ठीक है। लीनियर मतलब जहाँ तक लीनियर है, मतलब स्ट्रेट है, हुक्स लॉ यहाँ तक स्ट्रेट है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेट है। लेकिन हम जो थ्योरी पर्पस से अपने क्या नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से जो हम लेते हैं वो इलास्टिक लिमिट तक ले लेते हैं, अजम्पशंस ले लेते हैं, ठीक है, सो में। तो इसलिए इलास्टिक लिमिट भी सही आंसर है और जी लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी भी सही आंसर है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा सही है वो हमारा सी इज़ करेक्ट वन, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिटली। तो अगर हमारा ये ऑप्शन नहीं होता तो उसके बाद ये सही होता, लेकिन अब फिलहाल कौन सा सही है, ये, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले जितना भी पोर्शन है सब में हुक्स लॉ वैलिड होगा। इलास्टिक लिमिट में वैलिड करते हैं हम, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जो जब इसमें दे रखा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो वहाँ तक ही हमें यही हमारा सबसे सही आंसर है, ठीक है। हुक्स लॉ का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन मतलब लीनियरली, ठीक है, जहाँ तक लीनियर है यहाँ तक स्ट्रेट, और प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कवर है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हमारे यहाँ लीनियर शो करता है, उसके बाद थोड़ा सा करवाता है इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट तक थोड़ा सा करवाता है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़े की वजह से यहाँ पे हम इसे स्ट्रेट ही मान लेते हैं और हुक्स लॉ वैलिड कर देते हैं, लेकिन जो हकीकत में वैलिड होता है बस वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 पे। व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो की लिमिट जो होती है, ठीक है, जो पॉइजन्स रेशो की जो लिमिट होती है, ठीक है, जो -1 से 0.5 तक होती है, ठीक है, -1 से 0.5 तक होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनमें से तो कोई सी यूनिट है ही नहीं, मतलब कोई सी भी लिमिट है ही नहीं उसकी, ना तो ये है ना ये है ना ये है, ठीक है। सब कट करो, नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट वन आंसर, ठीक है। पर जो लिमिट है इसकी ये नहीं है, ठीक है। और जो हमारा कॉर्क होता है उसकी कॉर्क का पॉइजन्स रेशो 0 होता है। गिलास का कितना होता है, गिलास का 0.01 से 0.05 तक, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है।
जो हमारे रियोप्लास्टिक्स होते हैं, जो हमारे रियोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनकी लिमिट जो होती है, रियोप्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं उनकी लिमिट होती है -1 से 0.5 तक, ठीक है, -1 से 0.5 तक रियोप्लास्टिक मटेरियल्स की। और जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 से लेकर 0.5 तक। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, रियोप्लास्टिक मटेरियल -1 से 0.5 तक, और जो हमारे इंजीनियर्स मटेरियल होते हैं वो 0 से लेकर 0.5 तक होते हैं। इनमें से ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक, इनमें से सबसे कम इलास्टिक कौन सा है, ठीक है, सबसे कम इलास्टिक, जो सबसे कम इलास्टिक है वो रबर, ठीक है, जो सबसे कम इलास्टिक होता है वो रबर है, ठीक है, इनमें डी इज करेक्ट वन। रबर इज द लीस्ट इलास्टिक, ठीक है, सबसे कम इलास्टिक रबर होता है उस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू बार डिफरेंट मटेरियल आर two bars are the different material are of the same size are the subjected to a same tensile force, ठीक है, सेम साइज है, सेम टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। अब बार हैविंग यूनिट इलोंगेशंस इज रेशो ऑफ इतना, ठीक है, इलोंगेशंस का रेशो दे रखा है, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 या डेल्टा 1 डेल्टा 2 कर दो, कितना 4/7, ठीक है, ये इन्होंने रेशो दे रखा है। देन द रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द टू मटेरियल्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टू मटेरियल्स, ठीक है। अब इन दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना, मतलब रेशो बताना है दोनों मटेरियल का, ठीक है। अब डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है, PL अपॉन AE, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो डेल्टा L दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E के, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा L1 इज इक्वल टू अपॉन E1, ये L1 के हिसाब से लिखा, यहाँ लिखता हूँ मैं डेल्टा L2 इक्वल टू E2, ठीक है, अपोजिट में आ जाए क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इन्वर्सली हो जाएंगे, ठीक है ना। जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इनकी वैल्यू लिखता हूँ, तो E2 ओवर E1 दैट इज इक्वल टू 4/7, तो E1 ओवर E2 दैट इज 7/4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सब गलत, ये तो गलत है ही, ये भी गलत, तो ना तो 1 सही है, ना 2 सही है, ना 3, तो डी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंपोजिट बार, a composite bar of a steel and copper is heated then a copper bar will be under, चलिए करिए देखता हूँ करते हैं नहीं। कंपोजिट बार समझ में आया, कंपोजिट बार मतलब दो मटेरियल एक जगह, ठीक है, तो एक है स्टील, दूसरा कौन सा, कॉपर। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पर ध्यान रखने की बात एक ही है, इसमें एक तो दो मटेरियल है, कौन कौन से हैं, स्टील और कॉपर है। सबसे पहले तो इनका तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका थर्मल एक्सपेंशन कितना है दोनों का,
थर्मल एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हम इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें, अरे यार चुप हो जाओ, अब देखते हैं इसमें कि इसमें कंपोजिट बार में स्टील और कॉपर में से इसका सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन किसका है, ठीक है। जो हमारा स्टील है, ठीक है, उसका थर्मल एक्सपेंशन कम है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, ठीक है, और कॉपर का ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कम होता है और कॉपर का ज़्यादा होता है। जिसका थर्मल एक्सपेंशन क्या नाम है, जो डेल्टा एल होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। जिसका अल्फा ज़्यादा उसका एक्सपेंशन ज़्यादा, तो इसका कम है, तो ये स्ट्रेस मतलब ये कम एक्सपेंड होगा, स्टील कम एक्सपेंड होगा और कॉपर एक्सपेंड ज़्यादा होगा, ठीक है। जब कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है, तो हमारा कॉपर किस चीज़ में आएगा, ठीक है, टेंशन में या कंप्रेशन में। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ठीक है, ये गलत बता दिया, ठीक है। स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, ठीक है, और कॉपर का ज़्यादा होता है, ठीक है। जो हमारा स्टील है, जब स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कम है, ठीक है, तो ये कम एक्सपेंड होगा। अगर कॉपर का ज़्यादा है तो कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड होगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ज़्यादा एक्सपेंड हो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कम होगा तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो स्टील जो है वो तो कम टेंशन में आ गई, और जो क्या नाम है कॉपर आएगा वो कंप्रेशन में आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, ठीक है, देखिए ये है स्टील, टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ये है कॉपर। कॉपर ऐसे जाने की बात करें क्योंकि ज़्यादा इलोंगेशन करेगा, और स्टील ऐसा आने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इलोंगेशन कम है, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे ये इधर की आने की कोशिश करेगा, ये ऐसा खींचेगा कॉपर को, जब कॉपर ये ऐसे बाहर जाने की कोशिश करेगा अपने आप ही, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ने के बाद ये क्या करेगा, ये टेंशन में आएगा, ये इसे खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों आपस में कंपोजिट हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉपर जो आएगा वो कायम आएगा, कंप्रेशन में आएगा, और कंप्रेशन इनमें से कोई सा नहीं है, ठीक है। तो डी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए, माइल्ड स्टील हैज़ अ 2 यील्डिंग पॉइंट, सही है, एक अपर यील्डिंग पॉइंट होता है, एक लोअर यील्डिंग पॉइंट, ठीक है जी। माइल्ड स्टील सोना स्टेन हार्डनिंग, स्टेन हार्डनिंग क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको अभी क्वेश्चंस कराया था, ये स्टेन हार्डनिंग दैट इज अ पोर्शंस, ये पोर्शन जो है ये स्टेन हार्डनिंग का है, ठीक है, इतना स्टेन हार्डनिंग का है जितना मैंने बस ये करा है, ठीक है, ये है हमारा स्टेन हार्डनिंग। ये माइल्ड स्टील का ही कर्व है, ठीक है, जो मैंने आपको कर्व बताया वो माइल्ड स्टील का ही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, ये भी सही है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो आंसर इज नॉन ऑफ दिस, करेक्ट वन इज आंसर, ठीक है। तो फॉल्स इनमें से कौन सा है, डी इज करेक्ट वन, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है, ठीक है। आंसर, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज ट्वाइस, इट इज मॉडल्स ऑफ देन द पॉइजन रेशो ऑफ द मटेरियल्स। यंग मॉडल्स मतलब E इज इक्वल टू 2G, ठीक है, E इज इक्वल टू 2G। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू 2G 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो 1 माइनस म्यू नहीं, 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो E इक्वल टू 2G है, E की जगह मतलब कि या तो E 2G की जगह ही रख दो, 1 प्लस म्यू,
इससे ये ख़त्म, तो 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो इधर जाके तो म्यू इक्वल टू -1, तो ए इज नहीं, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस म्यू, तो ये इधर गया तो म्यू इक्वल टू 1 -1, तो म्यू इक्वल टू 0, तो डी इज़ करेक्ट वन, नो दिस, ठीक है। डी इज़ करेक्ट वन, तो क्योंकि म्यू की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू, ठीक है, ई की जगह 2g रख दो या 2g की जगह ई रख दो, ठीक है। मैंने 2g की जगह ई रख दिया, ई से ई कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। 1 बचा, तो जब 1 से 1 कैंसिल, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो डी इज़ करेक्ट वन, 0 इसमें कोई सा ऑप्शन है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड डू नॉट चेंज विद टाइम देयर। Gradually applied static load do not change with time there. ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, स्टैटिक लोड डू नॉट चेंज विद टाइम। जो हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड करते हैं, स्टैटिक जो होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंज नहीं होता है। अगर मैंने कोई लोड लगा दिया स्टैटिकली, पहले ग्रेजुअली लगाया था, मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लगाया था, स्टैटिकली मतलब रुके हुए स्थान पर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? नहीं चेंज आने का, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोई लोड एक्स्ट्रा बढ़ाया ही नहीं है। डायरेक्शन में चेंज आएगा जब हमने ग्रेजुअली, और वो भी स्टैटिक है, तो डायरेक्शन में चेंज क्यों आएगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जहाँ हमने लगा दिया वो वहीं पर ही लगा रहेगा, ठीक है। ये भी सही है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होने का है, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने की है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज नहीं होने का है, तो डी इज़ करेक्ट वन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, डी इज़ करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज दी एंड करते हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल से। और जो बीच में डिस्टर्बेंस आया उसके लिए सॉरी, कि यहाँ पे कुत्ते भौंकने लगे थे, ठीक है, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन में ही हुआ है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।